हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इसका ऑप्शन है नेपाल, जापान, जर्मनी या कनाडा। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। इसका राइट ऑप्शन ए है, यानी नेपाल जो है भारत की प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। इसका राइट ऑप्शन नेपाल है। इसका की पॉइंट है, नेपाल ने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपना लिया है और ये पहला देश बन गया जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण होगा। क्या होगा? नेपाल के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगा। किसने अपनाया है? नेपाल ने। क्या अपनाया? भारत की यूपीआई प्रणाली को। और नेपाल में सेवाएं देने के लिए एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा क्या है? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने किसके साथ? मनम इन्फोटेक और गेटवे पेमेंट सर्विस के साथ साझेदारी किया है। किसने साझेदारी किया है? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने। किसके साथ? मनम इन्फोटेक और गेटवे पेमेंट सर्विस ने। किसके लिए साझेदारी किया है? तो नेपाल में भारत की यूपीआई प्रणाली के लिए इसके साथ साझेदारी किया गया है। यह भुगतान जो है नेपाल के व्यापार के अवसरों का विस्तार भी कर सकती है। यानी ये जो भुगतान प्रणाली है कौन सी? यूपीआई, ये नेपाल के व्यापार की अवसरों का विस्तार भी कर सकती है। और यह नेपाल के डिजिटल भुगतान जो बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण में सहायता करेगा और नागरिकों को डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। यानी नेपाल में डिजिटल लेन देन स्टार्ट किया जाएगा। तो एनपीसीआई क्या है? तो एनपीसीआई एक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका प्रबंधन कौन करता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एनपीसीआई क्या है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका प्रबंधन कौन करता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली है और इसके लिए इसको स्थापित किया गया था। क्यों इसको स्थापित किया गया था? खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली को इसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड क्यों है, क्यों स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था अपने उत्पाद का विवरण करने के लिए एक अलग व्यवसाय स्थापित किया गया था। एनपीसीआई से कौन कौन देश संबंध रखते हैं? तो एनपीसीआई से अफ्रीका है, एशिया है और पूर्व मध्य के देश ने अपने भुगतान ढांचे को मजबूत करने के लिए इससे संपर्क किए हैं, यानी इससे जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? एनपीसीआई से कौन कौन देश जुड़े हैं? अफ्रीका, एशिया और पूर्व मध्य के देश इससे जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है जर्मनी, नेपाल, चीन या अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके की पॉइंट है, 1963 के बाद से म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाता है। यह कहाँ आयोजित किया गया है? जर्मनी में आयोजित किया गया है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी बैठक माना जाता है, यानी ये सबसे बड़ी बैठक माना जाता है। कब से शुरू हुआ है? 1963 से शुरू हुआ है। तो इस बार कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी में। इसका क्या नाम है? म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन। अब म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन पिछले 4 दशकों के दौरान विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्णायकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यह हर साल विभिन्न सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा में शामिल करने के लिए 70 से अधिक देश, यानी किस लिए ये सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा में शामिल किया जाता है? कितने देशों को? 70 देशों को। 70 देश के 350 से अधिक शीर्ष अधिकारी यानी बड़े अधिकारियों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों के साथ साथ संसद सदस्यों, जिसमें मंत्री, उच्च पद के सैन्य अधिकारी, नागरिक समाज, विज्ञान, मीडिया और व्यावसायिक जैसे लोग इसमें भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्राध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सरकारी
कर्मचारी और सदस्यों, संसद के मंत्री और सैन्य पद के अधिकारी और नागरिक समाज जैसे विज्ञान, मीडिया और व्यवसायिक जैसे लोग इसमें भाग लेते हैं। इसमें भाग लेते हैं म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इस सम्मेलन का उद्देश्य है नाटो और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ राजनेताओं, सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ भारत, चीन, जापान, ईरान और रूस जैसे अन्य देशों को इस सम्मेलन में सुरक्षा और रक्षा नीतियों में मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो ये सम्मेलन क्यों आयोजित किया जाता है? यह चीन, जापान, ईरान और रूस जैसे अन्य देशों को इस सम्मेलन में रक्षा और सुरक्षा नीतियों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस सम्मेलन का लक्ष्य वर्तमान प्रमुख सुरक्षा चिंताओं को दूर करना और प्रमुख सुरक्षा कठिनाइयों का मूल्यांकन करना होता है। इसका सम्मेलन का लक्ष्य क्या होता है? प्रमुख सुरक्षा कठिनाइयों का मूल्यांकन करना, यानी रक्षा और सुरक्षा नीतियों पर चर्चा करना। 2022 में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कब शुरू हुआ है? तो इस वर्ष का सम्मेलन कब शुरू होगा? 18 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? जर्मनी में। तो इस सम्मेलन का भारत से प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो इस सम्मेलन का भारत से प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया जाएगा। इसके द्वारा विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी हैं, जिनके द्वारा इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है T89, T66, T49 या T55। इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। T49 जो है भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग का नाम दिया गया है। तो इसके की पॉइंट है, 15 फरवरी 2022 को भारतीय रेल ने कहाँ पर? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग यानी USBRL, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 मुख्य और सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा है। तो इसका क्या नाम है? T49 सबसे लंबी सुरंग है भारतीय रेलवे की। और यह सुरंग USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड के सुबर और अपिरचला स्टेशन के बीच में। कहाँ है? कटरा बनिहाल खंड के सुबर और अपिरचला स्टेशन के बीच में है। तो इसकी दूरी कितनी है लंबी सुरंग की? 12.5 किलोमीटर इसकी लंबी सुरंग है। और ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग बन गई है। और इसने अभी तक 11 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल सुरंग को पीछे छोड़ दिया, यानी इससे छोटी सुरंग का नाम क्या है? पीर पंजाल सुरंग है, जिसका निर्माण भी USRBL द्वारा किया गया था। तो सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? T49 और इससे छोटी सुरंग का नाम क्या है? पीर पंजाल सुरंग। T49 का साउथ पोल जो है 1400 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और वहीं सुरंग का उत्तर पोर्टल जो है 1600 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यानी साउथ पोर्टल जो है 1400 मीटर की ऊंचाई पर और उत्तर पोर्टल जो है 1600 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। T49 जो सुरंग है 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का परियोजना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। और इस परियोजना का निर्माण करने के लिए 28,000 करोड़ रुपए की लागत किया जा रहा है। यानी इसमें कितना लागत आ रहा है? 28,000 करोड़ रुपए का। अब भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज कहाँ है? तो भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? अंजी नदी पर। और इसे कौन बना रहा है? तो इसे भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का एक हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी करियर काउंसलिंग वर्कशॉप लॉन्च की गई, उसका क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन है परामर्श 2022, मिलन 2022, बातचीत 2022, संपर्क 2022। तो इसका राइट आंसर है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। परामर्श 2022 भारत की सबसे बड़ी करियर काउंसलिंग वर्कशॉप लॉन्च की गई है। तो इसके की पॉइंट है, संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी, जो बीकानेर जिला क्षेत्र में स्कूली बच्चों के लिए परामर्श 2022 करियर परामर्श कार्यशाला लॉन्च किया। क्या नाम है इस कार्यशाला का? परामर्श 2022। किसने लॉन्च किया है? संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री। क्या नाम है इनका?
अर्जुन राम मेघवाल। और इस कार्यशाला में बीकानेर जिले से 1000 से अधिक स्कूलों में से 1 लाख बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के भी हैं। और इस कार्यशाला का आयोजन श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर संस्थान और इडुमालाइस्टोन नामक एक शैक्षणिक स्टार्टअप की मदद से किया गया। किसकी मदद से किया गया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के करियर सेवा संस्थान और इडुमालाइस्टोन नामक एक शैक्षणिक स्टार्टअप की मदद से किया गया है। और इस कार्यशाला में राजस्थान के शिक्षा निदेशालय का भी सहयोग दिया गया है। इस कार्यशाला में न केवल छात्राएं होंगी, इसमें शिक्षक, प्रशिक्षण और करियर काउंसलिंग भी शामिल हुई हैं, बल्कि एक ऑनलाइन और ऑफलाइन करियर यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इसमें भाग ले सकेंगे। इसमें डिजिटल करियर लाइब्रेरी की सुविधा भी दी गई है। यह सरकारी और निजी दोनों स्कूल के छात्रों को दिया गया है। राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विस यानी NICS, जिसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1964 में। कब हुई थी? अक्टूबर 1964 में। इस संस्थान के कुछ वर्ष बाद 1970 में करियर साहित्य के प्रकाशन को शामिल करने के लिए फिर से 1987 में स्वरोजगार प्रोत्साहन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए इसे शामिल करने का विस्तारित किया गया था। क्यों किया गया था? स्वरोजगार प्रोत्साहन से संबंधित मुद्दों को निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वाटर टैक्सी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वाटर टैक्सी का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, गोवा, कर्नाटक या जम्मू? तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। मुंबई में वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया गया है। इसके की पॉइंट है, मुंबई और नई मुंबई के बीच वाटर टैक्सी की सेवा का उद्घाटन किसने किया है? वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है। और यह सागरमाला कार्यक्रम के तहत इस परियोजना की लागत से बनाया गया है। इसमें कितने करोड़ रुपए की लागत आई है? 8.37 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह वाटर बस या वाटर टैक्सी एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है। क्या है? वाटर क्राफ्ट है, जिसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में निजी या सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी ये निजी और सार्वजनिक दोनों है। और इस सेवा की योजना कई स्टार्टअप के साथ बनाई गई है, जैसे बस की तरह है या टैक्सी के समान। यह सेवा कई स्थानों पर ऑन डिमांड उपलब्ध कराई जा सकती है, यानी ऑन डिमांड इसे उपलब्ध कराया जा सकता है, जैसे टैक्सी को कराया जाता है। तो भारत सरकार की सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देश के लॉजिस्टिक उद्योग में सुधार करना। किसका? भारत सरकार का एक सागरमाला कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है राष्ट्र के लॉजिस्टिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और समुद्री तट और नदियों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करना। और यह पहल देश के बंदरगाहों को बेहतर बनाने का प्रस्ताव करती है, ताकि तटरेखा विकास देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। अगला क्वेश्चन है, किस G20 शिखर सम्मेलन के लिए सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? इसका ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या 2025। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। 2023 G20 शिखर सम्मेलन के लिए सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। तो इसके की पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग की संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दे दी है। G20 सचिवालय की स्थापना क्या है? तो इसकी स्थापना भारत की G20 अध्यक्षता की तकनीकी, सुरक्षा और लॉजिस्टिक पहलुओं के संबंध के कार्य को संभालने के लिए की जा रही है। क्यों की जा रही है? तकनीकी, सुरक्षा और लॉजिस्टिक पहलुओं को संबंधित कार्यों को संभालने के लिए। यह विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों या विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के विशेषज्ञों के कर्मचारियों के द्वारा। यह सचिवालय कब तक कार्य करेगा? यह सचिवालय 2024 तक कार्य करेगा। तो G20 की तैयारियों की निगरानी शीर्ष समिति और इसकी रिपोर्ट की समन्वय समिति गठित की गई है। तो ये भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत कब तक करेगा? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक।
इसका समापन कब होगा? 2023 में इसका समापन भी हो जाएगा। G20 क्या है? तो G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ देश भी शामिल होते हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और 2008 में इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार बुलाई जाती है। और इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय सरकार या राष्ट्र प्रमुख या विदेश मंत्री या वित्त मंत्री या प्रत्येक सदस्य के राज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। तो इसमें कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्र या सरकार के राष्ट्र प्रमुख, विदेश मंत्री या वित्त मंत्री या सदस्य राज्य के अन्य उच्च पदाधिकारी इसमें शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोप आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। G20 ट्रोइका क्या है? तो वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया और भारत जो है G20 ट्रोइका देश माना जाता है, यानी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया, यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? तो इसका ऑप्शन है अशोक कुमार को, राजेश सिंह को, मनोज सिन्हा को, प्रदीप गोखले को। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए जो है अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया है। इसके की पॉइंट है, 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद भारत समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि 26/11 के आतंकवादी कहाँ से आए थे? समुद्री रास्ते से आए थे मुंबई में। और इस संबंध में सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से वाइस एडमिरल जो सेना निवृत्त हो चुके हैं अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? अशोक कुमार को क्या नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार को। यह कदम देश के हितों को सुरक्षित रखने और माध्यमिक उद्देश्य के साथ देशों को विभिन्न रक्षा अधिकारियों को और उनके बीच सामंजस्य को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से उठाया गया है। यह पिछले वर्ष से ही स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो कि इस साल इनकी नियुक्ति की गई है। और यह पिछले साल जुलाई में सेना निवृत्त हो चुके थे। कौन? अशोक कुमार। और मुंबई 26/11 के हमलों के बाद से सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा उपायों को अधिकृत किया गया, जिससे इसे दोबारा न दोहराया जा सके इस हमला को। तो ये राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के कारक क्या होते हैं? ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर काम करता है। किसके साथ मिलकर काम करता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ, जिसका अध्यक्ष कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। और यह देश के 13 केंद्र शासित प्रदेशों और तटीय राज्य के तटरक्षक बल जैसे भारतीय नौसेना और विभिन्न अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करता है, जो समुद्री और तटीय सुरक्षा को सेवा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल सेना निवृत्त हो चुके हैं। कौन? अशोक कुमार। ये क्या थे? वाइस एडमिरल थे। और इन्होंने देश में 35वें नौसेना के रूप में उप प्रमुख के रूप में कार्य किया था, जिसने वर्ष 2019 में अपना पद ग्रहण किया था और जुलाई 2021 में सेना निवृत्त हो चुके थे। अगला क्वेश्चन है, डेफ एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया जाएगा? इसका ऑप्शन है कश्मीर, राजस्थान, गांधीनगर या मुंबई। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है गांधीनगर में डेक्सपो 2022 को आयोजित किया गया है। इसके की पॉइंट है, डेक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर में 10 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। और यह प्रदर्शनी रक्षा निर्माण उद्योग के लिए भारत का द्विवर्षीय इवेंट माना जाता है, यानी है। इसे 900 से अधिक प्रदर्शकों से पुष्टि मिली है, यानी अंतिम संख्या 1000 से अधिक को पार करने की उम्मीद की जा रही है। यह योजना पहली बार गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के दौरान जनता के लिए ड्रोन शो का आयोजन भी किया जाएगा, यानी ड्रोन शो से दिखाया जाएगा। भारतीय नौसेना अपनी कुछ संपत्ति और क्षमताओं को साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रदर्शित करेगी दर्शकों के सामने। कौन करेगा? भारतीय नौसेना। कहाँ करेगा? साबरमती रिवर फ्रंट पर। तो सबसे बड़ा डेफ एक्सपो कहाँ लगा था? तो यही सबसे बड़ा डेक्स एक्सपो माना जाएगा, जिसमें 900 प्रदर्शकों को भागीदारी दी गई है। और यह कब शुरू किया गया था? 1996 में शुरू किया गया था और सबसे बड़ा माना जा रहा है कि इस बार होगा,
क्योंकि लगभग 800 से अधिक प्रदर्शक भारत से हैं, जबकि 100 प्रदर्शक और 55 देशों से हैं। यह कितने दूरी में है? तो यह 1 लाख वर्ग किलोमीटर की दूरी में प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। तो इस वर्ष का डेफ एक्सपो 2022 की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है सेलिब्रेशन 75 ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी भारत की 75वीं आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। और दूसरी ओर इसका मुख्य संदेश है पाथ टू प्राइड, यानी पाथ टू प्राइड है। इसका मुख्य संदेश क्या है? पाथ टू प्राइड। और इसका थीम क्या है? सेलिब्रेशन 75 ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। डेफ एक्सपो का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है घरेलू रक्षा उद्योग के विकास को प्रदर्शित करने का उद्देश्य माना जाता है। और यह भी दिखाया जाता है कि सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू खिलाड़ियों की भागीदारी को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। और दूसरा, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता। इसके साथ साथ ही दूसरी भारत अफ्रीका राष्ट्र रक्षा वार्ता भी आयोजित की जाएगी। कब? इसी डेफ एक्सपो के साथ साथ 22 वर्ष संवाद के लिए 52 देशों को आमंत्रित किया गया है, यानी 52 देश आमंत्रित किए गए हैं डेफ एक्सपो में। अगला क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, रूस, जापान, चीन। इसका राइट ऑप्शन है ए जो है राइट ऑप्शन, राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात जो है भारत के साथ साथ हस्ताक्षर किया है। इसके की पॉइंट है 18 फरवरी 2022 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। किसके साथ? भारत के साथ। और एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन जाउद अल नहयान। किसके साथ? अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगा, जब संयुक्त अरब अमीरात अपनी 50वां स्थापना वर्षगांठ मना रहा है और भारत अपनी स्वतंत्रता 75वां वर्ष मना रहा है। यानी संयुक्त अरब अमीरात का 50वां स्थापना दिवस है और भारत का स्वतंत्रता 75वां वर्ष है। दोनों नेता जो हैं द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे और आपसी हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार आदान प्रदान करेंगे। और इस शिखर सम्मेलन में दोनों नेता जो हैं व्यापक आर्थिक साझेदारी पर भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो कि सितंबर 2021 से बात शुरू की गई थी और अब जाकर पूरी हुई है। अब भारत संयुक्त अरब अमीरात का संबंध कैसा है? तो ये दोनों देश जो हैं परंपरागत से घनिष्ठ हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध भी रह चुके हैं। और इसमें खजूर और मोती के बदले कपड़े और मसालों के वस्तु विनिमय व्यापार इस क्षेत्र के लोगों से संपर्क सदियों से मौजूद है। यानी खजूर और मोतियों के बदले कपड़े आदान प्रदान किए जाते हैं एक दूसरे देश से। वहीं व्यापारिक संबंध कैसा है? तो यूएई जो है वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इससे पहले कौन है? अमेरिका के बाद भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य क्या है? यूएई है। सबसे पहले कौन है? अमेरिका। वहीं भारत 2019 में संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन था? भारत। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात भारत का 8वां सबसे बड़ा निवेशक भी है। और वहीं संयुक्त अरब अमीरात को भारत के प्रमुख निर्यात में पेट्रोल, पत्थर, खनिज, कीमती धातु, रत्न और आभूषण, चीनी, अनाज, चाय, फल और सब्जियां, समुद्री भोजन, वस्त्र आदि जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। वहीं भारत कच्चे पेट्रोलियम उत्पादों के पत्थरों का आयात करता है। तो भारत क्या लेता है? कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के उत्पाद। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।